तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे क्लास 7 के विज्ञान का छठा अध्याय जीवों में श्वसन के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे दौड़ने से हमारी सांस तेजी से क्यों चलती है, हम श्वसन क्यों करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, अत्यधिक व्यायाम से पेशियों में ऐंठन क्यों होती है, अंतः श्वसन तथा उच्छ्वसन किसे कहते हैं, कैसे श्वसन दर आवश्यकता अनुसार बदलती है, शारीरिक क्रिया के बाद हमें भूख क्यों लगती है, हम श्वास कैसे ले पाते हैं, हम उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, कॉकरोच तथा मछली कैसे श्वसन करते हैं, क्या पौधे भी श्वसन करते हैं। इसके अलावा कई सारे बिंदुओं को हम जानेंगे। तो चलिए आज का यह अध्याय हम शुरू करते हैं। जो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे, वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ें। हम श्वसन क्यों करते हैं। अध्याय 2 में आपने पढ़ा कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा कहाँ से आती है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिका में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं।
सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन या ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। याद रखिए बच्चों, वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जैसे यहाँ आपको बताया गया है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जल और ऊर्जा को निर्मुक्त करती है। संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अतः इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह अल्कोहल का निर्माण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा को निर्मुक्त करती है। आपको यह याद रखना है कि ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब या वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। याद रखिए बच्चों, हमारी मांसपेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप में श्वसन कर सकती हैं, लेकिन यह ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। जैसे पेशी में उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा मुक्त करती है। याद रखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। आप गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है, जिससे यह दर्द धीरे धीरे कम हो जाती है। अब हम जान लेंगे श्वसन के बारे में। इसके लिए क्रियाकलाप
6.1 में कुछ बातें कही गई हैं। चेतावनी: इस क्रियाकलाप को अपने शिक्षक या शिक्षिका की उपस्थिति में करें। अपने नाखूनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए। कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया? आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोके रख सकें। जैसा आपको इस तस्वीर में भी दिखाया गया है, सांस को रोके रखना। यहाँ बूझो कुछ जानना चाहता है। बूझो ने नोट किया कि जब कुछ देर तक सांस रोके रखने के बाद उसने सांस छोड़ी तो उसे तेज सांस लेनी पड़ी। क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? चलिए जानते हैं। अतः अब आप जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है, यानी निरंतर होने वाला प्रक्रम या प्रक्रिया है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। जीवन पर्यंत यानी जब तक उसके पास जीवन होता है, यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक सांस में अथवा सांस का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर का पता लगाना चाहेंगे? क्या आप जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए हम इसका पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतःश्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर या श्वसन संख्या प्रति मिनट की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षों को सारणी 6.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से कीजिए। उपयुक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है या लगती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं
को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है, याद रखिए, जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? यहाँ कुछ बातें हैं बच्चों जो आपको याद रखना है। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। यहाँ आपको एक सारणी दी गई है विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में परिवर्तन की, जहाँ आपको सहपाठी का नाम लिखना है और सामान्य अवस्था में उसकी श्वसन की दर प्रति मिनट कितनी होती है वह लिखना है और 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत उसमें श्वसन की दर प्रति मिनट कितनी है वह आपको लिखना है और 100 मीटर दौड़ने के बाद उसमें प्रति मिनट कितनी है वह लिखना है और विश्राम अवस्था में वह कितनी बार प्रति मिनट लेता है, यह श्वसन की दर आपको लिखनी है। इसमें से आप कुछ सहपाठियों के नाम यानी अलग अलग रूप से इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं एवं स्वयं का भी, यानी आपको खुद का भी इस तरह से एक सारणी में इस सब को लिखना है। पहेली जानना चाहती है कि जब हमें नींद आती है या झपकी लगती है तो हम जम्भाई क्यों लेते हैं? जब आप उनिंदे होते हैं तो क्या आपकी श्वसन की दर कम होती जाती है? क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है? इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे 6.3। किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किस में सबसे अधिक होगी? अपने अनुभव के आधार पर चित्र 6.3 में दिए गए क्रियाकलापों को श्वसन की बढ़ती दर के क्रम में या संख्या द्वारा व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ आपको बताना है कि किस स्थान पर किस क्रियाकलाप में श्वसन की दर सबसे तेज होगी और किस जगह श्वसन की दर सबसे कम होगी। कहाँ पर श्वसन सबसे ज़्यादा होगा और कहाँ पर कम होगा। जैसे यहाँ एक क्रियाकलाप है सोना, यहाँ पर श्वसन की दर सबसे कम होगी। याद रखिए बच्चों, क्योंकि हम जब सो जाते हैं तो हमारे सभी अंग रिलैक्स या विश्राम अवस्था में होते हैं, जिससे श्वसन की दर काफ़ी कम हो जाती है। तो इस परिस्थिति में यहाँ पर प्रति मिनट श्वसन की दर सबसे कम होगी। ये बात आपको याद रखनी है। आगे आप इस पूरे चित्रानुसार आपको यह पूरा करना है। अब हम जान लेंगे हम सांस कैसे लेते हैं। आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि जानें। सामान्यतः हम अपने नथुनों या नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों या फुसफुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं।
जैसा आप यहाँ इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। यह एक बड़ी पेशीय परत है जो डायाफ्राम या मध्यपट कहलाती है। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतःश्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु को फेफड़े से बाहर धकेल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को आपको याद रखना है बच्चों। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागकण इत्यादि होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। सावधानी बरतें। जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आप के द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतःश्वसन के समय ग्रहण न कर लिया जाए। यह बात आपको याद रखनी है। तो बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अंतःश्वसन के समय वायु जब अंदर ली जाती है तो पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि इस पूरे जगह में इसका आयतन बढ़ जाए और हवा ज़्यादा से ज़्यादा अंदर खींचा जा सके। और उच्च श्वसन के समय क्या होता है, ध्यान दीजिए। वायु बाहर की ओर धकेल दी जाती है, पसलियां अंदर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, जिससे यह आयतन काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में हवा को बाहर निकालना होता है, इसीलिए जगह छोटे हो जाते हैं। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं? बच्चों, याद रखिए, धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबद्ध है। इससे अवश्य बचना चाहिए। अगर आपके घर में कोई धूम्रपान करता है तो उन्हें आपको मना करनी चाहिए। यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के अमाप में परिवर्तन होते हैं, बच्चे सीना या वक्ष फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीना को सबसे अधिक फुला सकता है या फुला सकती है। क्यों ना आप भी इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप 6.4 करेंगे। एक गहरी सांस लीजिए। किसी मापन फीते से वक्ष का आमाप लीजिए। इस माप को सारणी 6.2 यानी यहाँ पर में नोट कीजिए। पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का आमाप लीजिए।
बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार दिखाया है। हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप या मॉडल के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको जो सारणी दी गई है, वक्ष के अमाप पर श्वसन का प्रभाव, यहाँ सहपाठी का नाम आपको लिखना है, जिस जिस सहपाठी के साथ आप यह क्रियाकलाप करेंगे, और वक्ष का माप सेंटीमीटर में होना चाहिए। अंतः श्वसन के समय क्या माप आता है वह आपको सेंटीमीटर में लिखना है, और उच्च श्वसन के समय क्या माप होता है वह भी आपको सेंटीमीटर में लिखना है, और इन दोनों के बीच में कितना अंतर होता है वह आपको यहाँ सेंटीमीटर में लिखना है। तो इस तरह से आपको यह सारणी पूरी करनी है। तो बच्चों, आप कैसे इस क्रियाकलाप को पूरा करेंगे, यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से समझाया गया है। बूझो कुछ कहता है बच्चों, तो चलिए जानते हैं। बूझो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने फेफड़े में कितनी वायु भर सकता है। तो बच्चों, सबके फेफड़े अलग अलग आकार के होते हैं, और उस आकार के अनुसार ही वह वायु भर सकता है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। प्लास्टिक के चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए। इसके पेंदे को काटकर अलग कर लीजिए। वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के शाखित सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगा दीजिए। नली को चित्र 6.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायु रुद्ध हो जाए, यानी वायु उसमें अवरुद्ध हो जाए, वायु एक तरफ से दूसरी तरफ ना जा सके। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ या प्लास्टिक की एक पतली सीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़े में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों को देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और गुब्बारों को देखिए। क्या आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? जैसा आपको बच्चों इस चित्र में दिखाया गया है, ठीक इसी प्रकार से आपको यह क्रियाकलाप करनी है। इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं? रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है? अब आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो गए होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल, गुब्बारे और रबड़ सीट लिए गए हैं, और यह जो गुब्बारे हैं यह आपके फेफड़े हैं, आप देख पा रहे हैं। और इससे रबड़ सीट का ऊपर उठने का मतलब यह डायाफ्राम आपका ऊपर उठ रहा है, यानी यहाँ पर आयतन छोटी हो रही है, यानी सांस बाहर निकाल दी जा रही है। और रबड़ सीट का नीचे आने का तात्पर्य कि हवा को अंदर लिया जा रहा है और यह आयतन बड़ा हो जा रहा है, जहाँ पर आपके फेफड़े फूल जा रहे हैं। और यह डायाफ्राम है, मान लेते हैं, और यह भी नीचे की ओर आ रहा है। बच्चों, याद रखिए, बेहतर जीवन के लिए सांस, नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम या प्राणायाम से हमारे फेफड़े में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी प्राणायाम करने से हमारे फेफड़े की क्षमता, यानी हमारे फेफड़े में वायु को अंदर लेने की क्षमता का या आयतन और बढ़ जाता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाते हैं।
अब हम जान लेंगे हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए जिसमें कॉर्क लगा हो। यदि परख नली उपलब्ध ना हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परख नली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ नली को परख नली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है। चूने का पानी लिया गया है और स्ट्रॉ के माध्यम से यहाँ फूंक मारा जा रहा है। उच्छ्वसित वायु का चूने के पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे आप समझ पाएंगे कि उच्च श्वसन के दौरान हमारे सांस से क्या बाहर निकलती है। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है? क्या आप इसे अध्याय 5 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझा सकते हैं? आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतः श्वसन अथवा उच्च श्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। यहाँ अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत दिया गया है। देखिए, अंतःश्वसित वायु और उच्छ्वसित वायु, जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो वायुमंडल में 21% यानी 21% ऑक्सीजन की मात्रा हमारे फेफड़े द्वारा ग्रहण की जाती है और वायुमंडल में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। देखिए आप ध्यान से, 21% ऑक्सीजन फेफड़े द्वारा जब ग्रहण की जाती है और जब शरीर में उपयोग होने के बाद या बाहर निकलती है तो इसकी प्रतिशत हो जाती है 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलती है? वह निकलती है 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो बच्चों, अब आपने अब तक कुछ तो जान लिया होगा कि क्या हम उच्छ्वसित करते हैं। क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण है। जल के ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं? तो ये हमारे शरीर से ही आते हैं। अब हम जान लेंगे अन्य जंतुओं में श्वसन के बारे में। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए पता करते हैं। यहाँ बूझो कुछ जानना चाहता है बच्चों, चलिए जानते हैं। बूझो जानना चाहता है कि क्या कॉकरोच यानी तिलचिट्टा, घोंघे, मछली, केंचुए, चींटी और मच्छर में भी फेफड़े होते हैं? तो चलिए जानते हैं कॉकरोच के बारे में कुछ रोचक बातें। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल या वातक
कहलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर श्वास प्रणाल तंत्र कॉकरोच या तिलचिट्टा में दिखाया गया है कि उसकी सांस प्रणाली कैसी होती है। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सांस नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है बच्चों। अब हम कुछ बातें जान लेंगे केंचुआ के बारे में। कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इनमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। इन बातों को आपको याद रखना है। अब हम जान लेंगे जल में श्वसन के बारे में। तो जल में बच्चों श्वसन के विषय में हम मछलियों के श्वसन प्रक्रिया को जानेंगे। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। हमारा शरीर की बनावट इस प्रकार है कि हम जल के अंदर श्वसन नहीं कर सकते हैं। जल के अंदर श्वसन कुछ प्राणी जैसे मछली और अन्य प्राणी ही कर सकते हैं। उनके बारे में अब हम जानेंगे। ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं। वे जल में श्वसन कैसे करते हैं? आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं, जैसा आप यहाँ इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। यह है क्लोम, जो कि मछलियों में श्वसन अंग है। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करती है, और गैस में जो पानी में घुली गैस को इस क्लोम के माध्यम से वह जब गुजरती है तो वह ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है और यह ऑक्सीजन पूरे शरीर में उसका संचार हो जाता है। इसे आपको समझना है। अब हम जान लेंगे क्या पादप भी यानी पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की तरह ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र या रंध्र होते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति मूल कोशिकाओं में भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों या वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं।
क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। याद रखिए, महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता या जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पादप भी किस प्रकार वायु को अवशोषित करते हैं, वह भी मूल से, यानी जड़ से। जड़ मृदा के अंदर होते हैं। ये मृदा के कण, ये मूल रोम है, आप देख पा रहे हैं। और ये वायु अवकाश वाले स्थान हैं जहाँ मूल रोम, ये वाला हिस्सा, ये पादप का है। याद रखिए, ये मूल रोम है और ये मृदा के कण है। इसी मूल रोम से ये वायु अवकाश में जो वायु उपस्थित है वह इसी के द्वारा वह ग्रहण करते हैं और पौधे श्वसन करते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में आपने जान लिया कि श्वसन एक जैविक प्रक्रम है और श्वसन सभी जीवों के लिए कितनी आवश्यक है। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी ऐप के द्वारा भी आप अपनी पढ़ाई फ्री में पूरी कर सकते हैं।